हम अपने विषय से भटक गए हैं। बेहतर होगा कि उसी के बारे में बात करें। वो बोला, अगर किसी ने तुम्हारे पति की हत्या ना की होती तो उसे पकड़ना आसान था। अब तक रकम भी हमें वापस मिल गई होती। लेकिन सौती या डाह की मारी किसी औरत की वजह से गबन का ये क्लियर कट केस उलझ कर रह गया है। उस औरत ने बेवजह मेरे लिए पेचीदगी पैदा कर दी है, क्योंकि जिस रकम को वो दबा कर बैठ गई है उसकी कतई उसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब मुझे उस औरत का पता चल जाएगा तो मैं उसे के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर दूंगा। अगर वो समझदारी से काम ले तो अभी भी मुझसे रियायत पर पा सकती है। कितनी सीधी आसान सी बात है। बहुत ही ज़्यादा सीधी और आसान बात है। वो मुस्कुराई और फिर पूरी ताकत से तगड़ा हाथ उसके मुंह पर जड़ दिया। मिसेज जौहरी सर्द निगाहों से उसे घूर रही थी। तुम्हारे सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम मेरे घर में क्या कर रहे थे? उसका ये वार इतना अप्रत्याशित था कि विक्रम हैरानगी से मुंह बाए देखता रहने पर विवश हो गया। स्पष्ट था उसकी योजना पूरी तरह से पिट चुकी थी और ये भी जाहिर था कि उससे चूक हो गई थी। लेकिन चूक क्या और कहाँ हुई वो ये समझ नहीं पा रहा था। बोलो, मेरे घर में तुम क्या कर रहे थे? अभी बताया तो था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब आत्मविश्वास के गहन भाव परिलक्षित हो रहे थे। जानती हूँ, तुमने बताया था कि मैं बदहवास से लॉन में भाग रही थी और मेरे हाथ में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड था। इसमें सिर्फ बाद वाली बात ही सच है और ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जब मैं अपने कमरे में ग्रामोफोन सुन रही थी तुम वहाँ पहुँच गए थे। यानी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने क्या किया था। अच्छा, क्या किया था? मैं रिकॉर्ड सुनते सुनते सो गई थी। अगर तुम इसे ब्लफ समझ रहे हो तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि सोने से पहले मैंने आखिरी गाना कौन सा सुना था। वो सहगल का था, सो जा राजकुमारी सो जा। यही था ना? मैं कैसे जान सकता हूँ? इस कैसे का जवाब तो तुम्हें ही पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हें ये तो पता है ना कि असल में तुम हो कौन? वो तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हाँ, दूसरों को डराकर उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश करने के अलावा तुम और हो भी क्या सकते हो? मैं बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। उस बकवास पर ज़रा भी यकीन नहीं है मुझे। विक्रम ने भी अब पैतरा बदलना ही मुनासिब समझा। तुम बहुत ज़्यादा फैल रही हो। ये समझने की कोशिश नहीं कर रही हो कि पुलिस ने भी सोचना शुरू कर सकती है इस बारे में कि जौहरी की खाली कार निशा सिंह के अपार्टमेंट के ठीक सामने ही खड़ी क्यों पाई गई। अच्छा, कार वहीं मिली थी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो वहीं मिली थी। उसने सर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो सही ही हुआ। इसमें बुराई क्या थी? उसके साथ यही होना चाहिए था। ये बात अजीब थी, लेकिन विक्रम ने इस पर यकीन कर लिया, खास तौर से उस बात के आखिरी हिस्से पर। मिसेज जौहरी ने मेज से पैकेट उठाकर एक सिगरेट सुलगा ली। अब ये किस्सा मेरी समझ में आना शुरू हो गया है। वो विचारपूर्वक उसे देखते हुए बोली, उस दिलफेक औरत मिस सिंह का क्या हाल है? हमेशा की तरह किसी को भी आसानी से पसंद कर बैठती है। हाँ, वो तुम्हें भी बहुत पसंद करती है। वो मुस्कुराई। वेल, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं, वो उपहास पूर्वक बोली और फिर तल्खी से कहा, लेकिन बेहतर होता कि वो लोगों को मेरे घर की तलाशी लेने के लिए भेजना बंद कर देती। विक्रम को चीरा हुआ सोफा और कुशन याद आ गए। इसका मतलब वो भी? तुम समझते हो इस काम के लिए आने वाले तुम पहले आदमी थे? अगर ऐसा है तो ये तुम्हारी भूल है। तुम उस औरत की खसलत से अनजान हो। वैसे इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। उस औरत से मिलने के बाद हर कोई गलतफहमी का शिकार हो जाता है। विक्रम कुछ नहीं बोला। वो एक साथ कई बातें सोचने में व्यस्त था। मिसेज जौहरी जानती थी कि उसके घर की पहले भी तलाशी ली जा चुकी थी। इसके बावजूद पुलिस को इसने इत्तला नहीं दी। क्यों? साफ था, वो पुलिस को इस मामले से दूर ही रखना चाहती थी और इसका एक ही मतलब था कि वो खुद इस चक्कर में गले तक फंसी हुई थी। वो उपहास पूर्वक उसे देख रही थी। तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत है। तुम कबूल करते हो कि तुमने मेरे घर की तलाशी लेनी शुरू की थी। फिर तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? मैं तो सोई पड़ी थी। तुम आराम से अपना ये काम कर सकते थे।
विक्रम को भी अब खुलकर बातें करना ही ठीक लगा। वहाँ थोड़ी भीड़ हो गई थी। मतलब? हम 3 लोग थे। 3? हाँ। तीसरा कौन था? वही आदमी जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। ओह, तुम फिर वही किस्सा ले बैठे। ये किस्सा नहीं, असलियत है। वहाँ जो हुआ था सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम समझते हो मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूँगी? इस वक्त भले ही ना करो, लेकिन जब वापस घर पहुंचोगी तो अपने टूटे रिकॉर्ड, उल्टे पड़े रिकॉर्ड प्लेयर और दीवान के पास पड़ी टूटी टॉर्च देखकर तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। एक दूसरे से गुंथे हम दोनों रिकॉर्ड पर जा गिरे थे। वो भारी बदन का आदमी था। अच्छा, हाँ। उसने कुछ एक पल इस बारे में सोचा, फिर लापरवाही से बोली, तुम्हारी इस बात पर यकीन मैं नहीं कर सकती। नहीं कर सकती तो मत करो। अचानक विक्रम खामोश हो गया। मिसेस जौहरी भी तनिक चौंक गई थी। दोनों गौर से सुन रहे थे। मैदान के सिरे से आती वो एक कार के इंजन की आवाज़ थी जो हर पल नज़दीक आती जा रही थी। अंत में ब्रेक की चीख के साथ वो बंगले के ठीक सामने आ रुकी। मिसेस जौहरी ने कड़ी सवालिया निगाहों से उसे घूर रही थी। जवाब में विक्रम ने होठों पे उंगली रखकर सर हिलाते हुए उसे चुपचाप उसी तरह बैठे रहने का संकेत कर दिया। अपनी उस स्थिति में वो सामने की खिड़की से नज़र नहीं आनी थी। विक्रम उठकर बाहरी कमरे में आ गया। उसका कोट, जिसकी जेब में मिसेस जौहरी के अज्ञात हमलावर द्वारा छोड़ी गई रिवॉल्वर पड़ी थी, दूसरी दीवार के पास एक कुर्सी की पुश्त पर लटका हुआ था। जो ही वो आगे बढ़ा, उसकी निगाह प्रवेश द्वार पर पड़ी और बाहर खड़ी एम्बेसडर दिखाई दे गई। कार में एक लड़की अकेली बैठी थी। रेडियो से उभरते धीमे संगीत की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। विक्रम बाहर निकला और कार के पीछे से घूमकर ड्राइविंग सीट वाली खिड़की के पास जा पहुंचा। लड़की जवान और खूबसूरत थी। चेहरे पर भोलेपन की स्पष्ट छाप के बावजूद आंखों में व्याप्त भावों से जाहिर था कि अपनी खूबसूरती को सही ढंग से इस्तेमाल करना वो जानती थी। वो मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग। उसके धीमे स्वर में शहद जैसी मिठास अनुभव करके विक्रम बोला, गुड मॉर्निंग, कहिए। आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं भटक कर रास्ता भूल गई हूँ। वो झूठ बोलती नज़र आ रही थी। उस वक्त वो स्थानीय इलाके की सड़क से करीब 10 मील दूर थी और हाईवे से 20 मील। वो ना तो सैर करने के लिए निकली लगती थी और ना ही उसे देखकर ऐसा लगता था कि भटक कर या रास्ता भूल कर इतनी दूर चली आएगी। अच्छा। मन ही मन तनिक संदिग्ध हो जाने पर भी विक्रम ने उसे पकड़ नहीं किया और सामान्य ढंग से बोला, वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की की मुस्कुराहट और ज़्यादा दिलकश हो गई। मुझे ना एक फार्म हाउस की तलाश है। वो वैसे ही शहर टपकाते स्वर में बोली। उसके मालिक का नाम रतन मोहन है। मुझे कुछ इस तरह का रास्ता बताया गया था, सीधे जाओ, दाएं मुड़ो, फिर बाएं, फिर सीधे, फिर इस सड़क पर और फिर उस सड़क पर। अब आप ही बताइए, इस तरह से कहीं पहुंचा जा सकता है? यहाँ सड़कों का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई रोड साइन है, इसलिए सब गड़बड़ हो गया और मैं भटक कर यहाँ पहुँची। विक्रम ने नोट किया, इस दौरान उसकी निगाहें बराबर आसपास का निरीक्षण कर रही थी, मानो उसे किसी की तलाश थी। रेडियो पर संगीत के स्थान पर अब स्थानीय समाचार आ रहे थे, लेकिन विक्रम ने उस ओर ध्यान न देकर पूछा, क्या आपको एक गेट से गुजरने के लिए भी कहा गया था? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, गेट के बारे में भी बताया गया था। फार्म हाउस के मालिक का क्या नाम बताया आपने? मिस्टर रतन मोहन। आप उसे जानती हैं? नहीं। ले क्या आप ही? लेकिन ये कैसे हो सकता है? जो हुलिया मुझे बताया गया था वो तो आपसे बिल्कुल नहीं मिलता। एक्चुअली मेरा नाम अनिल विश्वास है और मैं यहाँ पर फ़िशिंग के लिए आया हूँ। लड़की ने उसकी शर्ट, टाई, पैंट और जूतों को देखा। कमाल है, आप इस लिबास में भी फ़िशिंग करते हैं? नहीं, मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ, बस कुछ एक मिनट ही हुए हैं। अचानक एक तेज़ सर्द लहर विक्रम की रीढ़ की हड्डी से गुजर गई। रेडियो पर समाचारों में कहा जा रहा था, जौहरी, आप अकेले ही फ़िशिंग के लिए आए हैं? लड़की ने उसे टोका। हाँ। अब विक्रम भारी दुविधा में पड़ गया। उसके लिए कार के पास खड़ा रहकर समाचार सुनना और सुनकर याद रखना ज़रूरी था। साथ ही ये भी ज़रूरी था कि उस लड़की की बातें सुने, सही वक्त पर सही जवाब दे
और समझने की कोशिश करे कि वह अजनबी लड़की असल में थी किस फेर में। और इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी था लड़की को ये नोट न करने देना कि उसका ध्यान रेडियो की ओर था और स्वयं को सामान्य बनाए रखना। बैंक मैनेजर जय नारायण जौहरी 10 सितंबर से गायब था। पुलिस उसकी विधवा मिसेस शैलजा जौहरी की तलाश कर रही है। विधवा? विक्रम की चेतना को तेज झटका सा लगा। यानी जौहरी की लाश मिल चुकी थी। करीब 33 वर्षीय मिसेस जौहरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। उसका हुलिया। तुम्हारी कार कहाँ है? लड़की ने चारों ओर निगाहें दौड़ाकर पहुंचा, लेकिन विक्रम का ध्यान उसकी ओर न होकर रेडियो की ओर था। पुलिस को यकीन है कि मिसेस जौहरी नीले रंग की नई फिएट में कहीं भाग गई हैं। तुम यहाँ पहुँचे कैसे? लड़की ने फिर पूछा। हत्या के अपराध के संबंध में उसकी तलाश है। मिसेस जौहरी का हुलिया और कार का नंबर। विक्रम ने लड़की की ओर देखा। मैं अपनी वैन से आया था। वो पीछे शेड में खड़ी है। लाश पिछली रात को बरामद हुई थी, लेकिन गबन की गई रकम का कोई सुराग अभी नहीं मिला है। पुलिस को यकीन है कि मिसेस जौहरी की गिरफ्तारी से ये सारा रहस्य सुलझ जाएगा। रात में मिसेस जौहरी के घर आया वो आदमी जान गया था कि जौहरी की लाश बरामद की जा चुकी थी। विक्रम ने सोचा, और वो लोग मिसेस जौहरी को अरेस्ट करने वाले थे, लेकिन वो आदमी उसे गिरफ्तार होने देना नहीं चाहता था। वो अभी भी यही चाहता था। और ये लड़की जो खुद को भटक गई बता रही थी, वास्तव में भटकी नहीं थी, बल्कि जानबूझकर यहाँ आई थी। संभवतः ये उसी आदमी की साथिन थी। उसी ने इसे यहाँ भेजा था। रेडियो पर फिर से संगीत बजना आरंभ हो गया था। विक्रम को समझते देर नहीं लगी कि उस लड़की को फौरन वहाँ से चलती कर देने में ही उसकी कुशलता थी। पीने के लिए पानी मिलेगा? लड़की ने पूछा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी वो मुस्कुराहट उसकी नीयत की साफ चुगली कर रही थी कि वो अंदर जाकर देखना चाहती थी। विक्रम मुस्कुराया। सॉरी बेबी, पानी यहाँ नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ विस्की है। लड़की को कुछ कहने का मौका दिए बगैर उसने अपना हाथ खिड़की के अंदर डाला और थोड़ा झुककर बड़े ही बेहुदा ढंग से एक हरकत कर डाली, जिसकी अपेक्षा उससे नहीं की जा सकती थी। उसने लड़की के स्कर्ट का निचला सिरा पकड़कर ऊपर उलट दिया। हाँ, मुझे एक चींटी चढ़ती दिखाई दी थी। उसने उसकी जांघ को थपथपाकर बोला। अंदर आओ बेबी, बड़ा ही नर्म बिस्तर है। यू रास्कल, उसने बड़े सर्द और ख़तरनाक लहजे में कहा और फिर शब्द अधूरा छोड़कर जबरन मुस्कुरा दी। हाँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम्हारी उम्र की सभी लड़कियां नए आदमी से यही कहा करती हैं। विक्रम द्वारा पैदा की गई स्थिति में लड़की ने वही किया जो वो चाहता था। उसने इंजन स्टार्ट किया और कार घुमाकर तेज़ रफ्तार से वापस लौट गई। विक्रम ने बड़ी भारी राहत महसूस की। वो उसे वहीं खड़ा देखता रहा। मैदान पार करके कार पेड़ों के पीछे जाकर गायब हो गई। फिर चढ़ाई चढ़ते उसके इंजन की करहाती सी आवाज़ सुनाई दी। कार रुकी नहीं। दूर होती जा रही उसकी आवाज़ अंत में सुनाई देना बंद हो गई। रात वाला हमलावर गन सहित पेड़ों में कहीं छुपा हो सकता था, या अभी तक शहर में ही हो सकता था, और लड़की को उसने छानबीन करने भेजा था। पिछली रात पीछा करने वाली कार अगर उसी की थी तो वो पता लगाने में कामयाब हो गया था कि उनकी कार हाईवे पर कहाँ से मुड़ी थी, और वो जानता था कि उन्होंने इसी इलाके में कहीं होना था। लेकिन इस इलाके में ऐसे बहुत से ठिकाने थे, उसे सभी जगह पता कराना होगा, बशर्ते कि लड़की ये ना समझ गई हो कि वो जानबूझकर उसे भगाकर उससे छुटकारा पाना चाहता था। ये भी हो सकता था कि लड़की जो पता लगाना चाहती थी उसका पता उसे लग गया था। विक्रम ने बेचैनी महसूस की। असलियत का पता लगाने का एक ही तरीका था। वो यहीं खुले स्थान में खड़ा इंतजार करता रहे जब तक कि रात वाला हमलावर उसके सर पर आ चढ़े। विक्रम अंदर चला गया। मिसेस जौहरी बेडरूम से बाहर आ चुकी थी। बाहरी कमरे में वो मेज के पास खड़ी थी जिस पर विस्की की बोतल रखी थी। उसने पलटकर विक्रम को घूरा। तुमने रेडियो सुना था? उसने सर हिलाकर इनकार कर दिया। क्यों? बैठो। मेज के उसी सिरे पर बैठ जाओ, वहाँ तुम्हें बाहर से देखा नहीं जा सकेगा। वो मेज़ पर बैठ गई। अब तगड़ा सा ड्रिंक ले लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पति की लाश मिल गई है
और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मिसेस जौहरी ड्रिंक बना कर मुस्कुराए। तुम नाटकों में भी काम करते हो क्या? विक्रम गंभीर था। तुम समझती हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल। क्यों? पहले तुम बताओ, ऐन वक्त पर खबर लेकर आने वाली ये लड़की कौन थी? पता नहीं, मैं उसे नहीं जानता। वो तुम्हारी साथिन नहीं थी? नहीं। सच कह रहे हो? हाँ। तो फिर यहाँ क्यों, क्या करने आई थी? तुम्हें ढूंढने। क्या बकते हो? विक्रम एक कुर्सी खींचकर ऐसी स्थिति में बैठ गया जहाँ से दरवाजे के बाहर दूर तक मैदान को देखा जा सकता था। सुनो, तुम मुसीबत में हो, बड़ी भारी मुसीबत में। अच्छा। ना तो मैं उस लड़की को जानता हूँ और ना ही वो कोई खबर मुझे देने आई थी। विक्रम उसके हस्तक्षेप को नज़रअंदाज करके बोला। उसकी कार में रेडियो लगा था और वो ऑन था। यहाँ वो स्थानीय समाचारों के बारे में बताया गया था। पुलिस हत्या के अपराध के संदेह में तुम्हें ढूंढ रही है। पुलिस ही नहीं, कार वाली वो लड़की भी तुम्हें ढूंढ रही है। अच्छा, तुम इस बारे में जानना चाहती हो? नहीं, लेकिन अगर तुम सुनाना चाहते हो तो सुना सकते हो। विक्रम उसे बताने लगा। वो बेमन से सुनती रही और उसके कथन की समाप्ति पर पूछी, बस? हाँ। मिसेस जौहरी ने अपना बैग खोला, एक छोटा शीशा और मेकअप का कुछ सामान निकाल कर मेज़ पर फैला दिया। विक्रम की ओर ध्यान दिए बगैर मशीनी ढंग से अपने चेहरे का हुलिया सही करने लगी। विक्रम हैरान था। ये सब जानने के बाद भी ज़रा भी विचलित वो नहीं हुई थी। वो औरत घमंडी, खुद पसंद और बड़े ही कुटिल दिमाग वाली थी। वो कौन सी नई चाल सोच रही थी, इसका अनुमान लगा पाना नामुमकिन था। इस सब के बावजूद उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता था और इसकी वजह थी उसका अविश्वसनीय रूप से सुंदर होना। खामोश बैठा उसे देखता विक्रम सोच रहा था, क्या उसे पुलिस के हवाले करने से उसकी समस्या हल हो जाएगी? क्या वो 1 लाख रुपए का वो इनाम पा सकता था? नहीं, क्योंकि वो इनाम गबन की रकम को बरामद करने वाले के लिए घोषित किया गया था, मिसेस जौहरी की गिरफ्तारी के लिए नहीं। इसका मतलब था कि रकम का सही पता लगाने तक उसे न सिर्फ मिसेस जौहरी के साथ चिपके रहना होगा, बल्कि पुलिस से भी उसे बचाना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं था, इसलिए विक्रम को यही करने का फैसला करना पड़ा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुमने ये नहीं पूछा कि मैं किस लिए तैयार हो रही हूँ? खुद ही बता दो। अगर तुम साथ चलो तो वापस जाने के लिए। विक्रम चकराया। वापस? कहाँ? रामनगर। विक्रम को एकाएक अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें शक है? विक्रम ने बहस में पड़ने के बजाय पूछा। क्या तुम इस बारे में कुछ और सुनना नहीं चाहती? नहीं, तुम्हारे बेसर पैर की ऊट पटांग बातों से मैं ऊब गई हूँ। यानी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? उसने लिपस्टिक का फिनिशिंग टच देकर अपने होठों को आपस में मिलाकर दबाया, एक बार और शीशे में देखा, फिर मुस्कुराए। बेहुदा सवाल मत करो। तुम अपनी बातों में खुद ही कबूल कर चुके हो कि तुम सेंधमार, झूठे, ठग और पैसा ऐंठने की कोशिश करने वाले हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर काफ़ी खूबियाँ हैं, लेकिन तुम्हारा मुझसे अपनी बातों पर विश्वास करने के लिए कहना बेइज्जती करने जैसा है। विक्रम को ताव आने लगा। उसने मेज पर झुककर हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कलाई थाम ली। मेरी खूबियाँ गिना ही रही हो तो ये मत भूलो कि मैं एक किडनैपर भी हूँ। तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाया हूँ। कहना क्या चाहते हो? अगर मेरी बातों पर एतबार नहीं है तो मुझे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देती? मैं ऐसे बेकार के चक्करों में पड़ा नहीं करती। तुम गलत कह रही हो। असली वजह ये नहीं है। फिर क्या है? तुम पुलिस के पास जा ही नहीं सकती। मेरा हाथ छोड़ो। विक्रम ने दूसरी कलाई भी थाम ली, फिर गाउन की खुली आस्तीनों में दोनों हाथ घुसेड़कर कोहनियों से ऊपर उसकी बाहें पकड़ ली। कान खोलकर सुन लो, मुझे वो रकम चाहिए और मैं उसे हासिल करके रहूँगा। तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ताकि तुम अकल से काम ले सको। मतलब? अकेली तुम कुछ नहीं कर सकती। इस बखेड़े से निकलने के चक्कर में अगर तुम्हारी जान जाती रही तो वो रकम तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मिसेस जौहरी ने उसे घूरा। बचा सकते हो? हाँ। किससे? इस मुसीबत से। मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ और तुम्हारी मदद मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, उसने कहा और अपनी बाहें झटकी। छोड़ो मुझे। विक्रम ने उसकी बाहें छोड़ दी। तुम पागलपन कर रही हो।
बको मत, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। विक्रम ने बेचैनी से पहलू बदला। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तुम्हारे कार में रेडियो है? अचानक उसने पूछा। मिसेज जौहरी अपनी चीज़ें समेट कर वापस बैग में डाल रही थी। हाँ, क्यों? मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं, ये पता लगाने का आसान तरीका बताता हूँ। वापस रामनगर जाने की कोशिश करना खुदकुशी करने जैसा साबित हो सकता है, लेकिन रेडियो पर फिर समाचार आएंगे, उन्हें सुनकर तो तुम्हें यकीन आ ही जाएगा। मैं अभी जाकर ट्राई करती हूँ। वो अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। इससे पहले कि विक्रम उसका इरादा समझता, वो बाहर निकल चुकी थी। विक्रम उसके पीछे लपका। जब तक वो दरवाजे में पहुंचा, मिसेज जौहरी पोर्च से गुजरती खुले स्थान में खड़े अपने बैग में चाबियां टटोलते हुए चारों ओर कार की तलाश में निगाहें दौड़ा रही थी। ठहरो! विक्रम चिल्लाया। मिसेज जौहरी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने गर्दन घुमाकर शेड की ओर देखा और समझ गई कि कार वहीं होनी चाहिए थी। वो पलटकर उधर ही दौड़ी। ठीक उसी क्षण उसके हाथों से बैग यूं निकल गया मानो अदृश्य शक्ति ने उसे छीनकर फेंक दिया था। वो फौरन रुक गई और करीब 6 फुट दूर पोर्च के सिरे में जा गिरे बैग को घूरा। ठक! उसके साथ साथ विक्रम को भी सामने वाली दीवार में किसी चीज़ के जोर से आ जाकर टकराने की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस जौहरी यूं डर गई कि मानो उनके जिस्म को लकवा मार गया था। विक्रम उस आवाज़ के सुनाई देने से पहले ही उसकी ओर दौड़ चुका था। फिर आवाज़ सुनते ही वो समझ गया था कि साइलेंसर फिटेड राइफल से फायर किया गया था और फायर करता मैदान से परे कहीं कोई 200 गज के फासले पर था। मिसेज जौहरी ने पुनः भागना चाहा तो विक्रम ने उसे अपनी बाहों में दबोच कर उठा लिया। वो फिरकने की भांति घूमा और उसे साथ लिए 2 ही डगों में वापस पोर्च में आ गया। फिर उसी तरफ दरवाजे की ओर झपटा। अचानक उसका पैर मुड़ा और संतुलन बिगड़ जाने के कारण मिसेज जौहरी के साथ लिए खुले दरवाजे में जा गिरा। जो ही वो फर्श से टकराए, सनसनाती हुई एक गोली उनके ऊपर से गुजरी। विक्रम ने देखा सामने मेज पर रखे कॉफ़ी के एक प्याले के परखच्चे उड़ गए हैं। हवा में उछलकर उसके टुकड़े नीचे आ गिरे हैं। दरवाजे से अलग हटने के लिए विक्रम मिसेज जौहरी को साथ लिए एक तरफ लुढ़का और दरवाजे के पलने पर जोर से ठोकर मार दी। इस बीच एक और फायर किया जा चुका था। दरवाज़ा बंद होने से पहले चौखट से टकराई गोली पिछली दीवार में जा घुसी। वहाँ कील पर टंगा एक फ्राइंग पैन उछलकर नीचे जा गिरा। फर्श पर उसके टकराने की गूंज खत्म होते ही खामोशी छा गई। फिर मिसेज जौहरी की भारी सांसें विक्रम को सुनाई दी। वो दोनों फर्श पर पड़े थे और उनके चेहरे एक दूसरे से कुछ 1 इंच की दूरी पर ही थे। विक्रम ने नोट किया, मिसेज जौहरी का चेहरा कठोर था। उनकी आंखों में डर के स्थान पर अब स्थिति को समझ रही होने के भाव नजर आ रहे थे। इतना ही काफ़ी है या कोई और सबूत चाहिए? वो कुछ नहीं बोली। विक्रम उठकर बैठ गया। वो भी उठने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे की एक साइड में मेकअप के ऊपर धूल की परत जम गई थी और गर्दन पर हल्की सी खरोंच नजर आ रही थी। इसी तरह पड़े रहोगे? विक्रम ने कहा। हाथों और घुटनों के बल चलता हुआ वो आगे बढ़ा और सामने वाली खिड़की की बगल में खड़ा हो गया। बंद खिड़की के कांच के पल्ले के एक कोने से उसने सावधानीपूर्वक बाहर देखा। धूप में नहाया मैदान पूरी तरह खाली था। हमलावर अनुमानतः मैदान से परे पेड़ों में राइफल लिए पड़ा किसी चीज़ के हिलने का इंतजार कर रहा था। संभवतः और ज़्यादा पास आने की कोशिश वो नहीं करेगा, कम से कम दिन की रोशनी में तो बिल्कुल भी नहीं। और इस बीच बाहर उस सड़क पर उनमें से कोई कहीं नहीं जा सकेगा। बेवकूफ़ कमीना, मिसेज जौहरी बड़बड़ाई। विक्रम ने पलट कर देखा। वो सामने वाली और पिछली खिड़कियों के बीच में आ खड़ी हुई थी। विक्रम कुछ कहने की बजाय उसकी ओर झपटा और उसकी पीठ में बाहर डालकर उसे साथ लिए स्वयं को नीचे गिरा दिया। ठीक उसी क्षण सामने वाली और पिछली खिड़कियों का कांच टूटा और उसके टुकड़े फर्श पर आ गिरे। क्या हुआ है तुम्हें? पागल हो गए हो? किसी खूबसूरत और क्रोधित जंगली बिल्ली की भांति विक्रम की बाहों में फंसी वो उसकी बगल में पड़ी थी। विक्रम ने एक बांह अलग करके उसके गाउन के सामने वाले हिस्से पर पड़ा कांच का एक टुकड़ा उठाकर सामने वाली खिड़की की ओर उछाल दिया। मिसेज जौहरी ने उधर देखा। ओह! खिड़की के टूटे कांच पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से निकला, समझ गई। तो फिर एक बार और गोली चलाई गई थी? हाँ, और एक बात और भी समझ लो। क्या? अगर तुम दोबारा इसी तरह खिड़की के सामने खड़ी होना चाहती हो
तो ऐसा करने से पहले मुझे बता दो वो रकम कहाँ है, क्योंकि तब तो तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बेकार की बातें मत करो, ये सोचो अब क्या करना है। अगर मुझे बार बार तुम्हें इसी तरह फर्श पर गिराने में ही सारा वक्त बर्बाद ना करना पड़े तो कई सारे काम किए जा सकते हैं। मसलन पहले ये बताओ अब तुम्हारा इरादा क्या है, क्या तुम यहाँ ठहर सकती हो? गुड, अब देखो मैं क्या करता हूँ। विक्रम उसके ऊपर से गुजरकर फर्श पर रेंगने लगा, खिड़कियों से दूर पहुंचकर उठा और बेडरूम में दौड़ गया। बिस्तर से 2 कंबल उठाकर उनमें से एक उसने बेडरूम की खिड़की पर इस तरह टांग दिया कि वो पूरी तरह ढक गई। दूसरा कंबल लेकर वो वापस उसी कमरे में आ गया। हाथों से अपना चेहरा ढक लो, वो पिछली खिड़की की बगल में खड़ा होकर बोला। क्यों? अभी फिर गोली चलेगी और कांच टूटेगा। पीठ के बल फर्श पर पड़ी मिसेज जौहरी ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। विक्रम ने कंबल खोलकर खिड़की पर फेंका। पर्दा टांगने वाली पुरानी रॉड पर उसका ऊपरी सिरा गिरा और दोनों ओर लगे हुकों में उलझकर नीचे लटक गया। खिड़की पूरी तरह कवर हो गई। तभी सामने वाली खिड़की का कांच फिर टूटा और कंबल को भी जोर से झटका लगा, लेकिन वो नीचे नहीं गिरा। अलबत्ता उसमें एक सुराख हो गया। विक्रम ने फौरन चारों ओर निगाहें दौड़ाई। पिछला दरवाज़ा लॉक्ड था। खिड़की अब कवर हो गई थी। स्टोर में बाहर खुलने वाला ना तो कोई दरवाज़ा था और ना ही कोई खिड़की थी। फायर करता बंगले की साइडों या उसके पिछवाड़े तक तो चुपके से आ सकता था, लेकिन अंदर ना देख पाने की वजह से गोली वो नहीं चला सकता था और ना ही अंदर घुसने की हिम्मत कर सकता था, क्योंकि वो जानता था कि विक्रम के पास उसकी रिवॉल्वर थी। उतनी दूर से संभवतः सामने वाली खिड़की से अंदर भी वो नहीं देख सकता था, क्योंकि पिछली खिड़की कवर कर दी जाने के बाद उधर से रोशनी आनी बंद हो जाने से अब अंदर खासा अंधेरा था। विक्रम उस खिड़की को भी कंबल से कवर कर सकता था, लेकिन वो चाहता था कि कम से कम एक साइड से तो बाहर देखा जा सके। चारों ओर से खुद को ढक लेने के बाद यह अनुमान लगा पाना असंभव था कि बाहर फायर करता कहाँ था, इसलिए पूरी तरह बंद होकर बैठ जाने वाला आइडिया उसे जचा नहीं। अब मैं उठ सकती हूँ? नहीं, इसी तरह पड़ी रहो। अजीब मुसीबत है। विक्रम गौर से उसे देख रहा था। इस गाउन के नीचे तुमने कुछ और पहन रखा है? कौन सा गाउन जो ये पहना है? ये तुम्हें गाउन नज़र आता है? लेटेस्ट फैशन की मैक्सी है, मैंने खुद इसे डिज़ाइन किया था। उफ, ये औरत! ये सोचता हुआ वो एकदम से कमरे में दौड़ा और वहाँ पर बिस्तरों में उलट पलट करने लगा। अंत में वो चीज़ मिल ही गई जिसकी उसे तलाश थी। वो एक बेडशीट थी। उसे हाथ में लिए वो वापस कमरे में लौटा। सामने वाली खिड़की की बगल में खड़ा होकर चादर को खोलकर पर्दा टांगने वाली रॉड पर फेंका। वो फिसल कर नीचे आ गिरी। उसने पुनः उठाकर कोशिश की। चादर हुकों में अड़कर पर्दे की तरह लटक गई और अंदर और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। इस दफ़ा बाहर से कोई फायर नहीं किया गया। विक्रम पीछे हट गया। चादर पतली थी। बाहर धूप फैली होने की वजह से तेज़ रोशनी में मैदान दूर तक नज़र आ रहा था। कहीं किसी प्रकार की कोई हरकत नज़र नहीं आई। अब ठीक है, वो अंदर नहीं देख सकेगा। मिसेज जौहरी उठकर खड़ी हो गई। कुछ देर पहले की उसकी तमाम शोखी गायब हो चुकी थी। वो फिर पहले की भांति सर्द नज़र आ रही थी। लेकिन अब हम करेंगे क्या? पता नहीं। विक्रम ने कुर्सी के पास जाकर अपना कोट से रिवॉल्वर निकालकर चेक किया। उसमें सिर्फ 2 गोलियां थी। सिर्फ 2 गोलियां। यानी रिवॉल्वर को बेहद ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जा सकता था, और वो भी बेहद एहतियात के साथ। हम इस तरह चूहेदानी में फंसकर नहीं रह सकते। तो फिर बाहर निकलो और शहीद हो जाओ। इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता क्या? मिसेज जौहरी एक कुर्सी पर जा बैठी। हम चुपचाप पिछले रास्ते से खिसक सकते हैं। खिसक कर जाएंगे कहाँ? अपनी कार लेकर भाग जाएंगे। विक्रम एक कुर्सी पर इस स्थिति में बैठ गया कि खिड़की पर लटकी चादर से वो बाहर मैदान को देख सकता था, लेकिन बाहर से उसे देखा नहीं जा सकता था। तुमने उसका निशाना देखा था? हाँ। कैसा है? अच्छा है। फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। अकल से काम लो मैम। उसके पास राइफल है। यहाँ से निकलकर शेड से कार निकालने में जो तुम कामयाब हो तो सकती हो, लेकिन भाग नहीं सकोगी। वो तुम्हें भून कर रख देगा। आगे वो कुछ नहीं बोली। और अगर तुम्हारी किस्मत तेज हुई और बचकर हाईवे पर पहुंच गई तो भी क्या होगा? तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी कार का नंबर अब तक हर पुलिस वाले को ज़बानी याद हो गया होगा। विक्रम ने कहना जारी रखा
और जितनी सरगर्मी से तुम्हें तलाश किया जा रहा है उससे बहुत देर तक तुम बच नहीं सकोगी। लेकिन यहाँ इस तरह बैठे रहने से क्या फ़ायदा? तुम जिंदा रहोगी और पुलिस भी तुम्हारी तलाश में यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। नहीं, हमें कुछ सोचना होगा। तो फिर सोचो। और वो वास्तव में सोचने लगी। सुनो, कार लेकर ना सही, पिछले दरवाजे से पैदल तो हम खिसक ही सकते हैं। फिर भी सवारी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वो हाईवे से पहले मिलेगी नहीं और हाईवे यहाँ से 20 मील दूर है। अगर तुम नंगे पैर इतनी दूर तय करके पहुँच भी गई तो भी क्या फ़ायदा, क्योंकि पुलिस की समस्या फिर भी तुम्हारे सामने वैसी ही रहेगी। कोई और आइडिया सोचो। तुम सिर्फ मेरी ही फिक्र क्यों कर रहे हो? तो और किसकी फ़िक्र करूं? अपनी? मुझे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? क्यों? इसलिए कि मेरे बारे में कोई जानता नहीं। मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, जब चाहूँ आराम से भाग सकता हूँ। अच्छा, तो भागते क्यों नहीं? तुम्हें मुसीबत में छोड़कर मैं भाग नहीं सकता, और मेरे चले जाने के बाद तो तुम डर के मारे ही मर जाओगी। मेरी वजह से तुम जैसी खूबसूरत औरत को जान देनी पड़ी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं डरपोक नहीं हूँ, यही तो तुम्हारी बदकिस्मती है। तुम जितनी खूबसूरत हो, अगर उतनी ही भली और समझदार होती ना तो इस मुसीबत में नहीं फंसती। लेकिन तुम जितनी खूबसूरत हो उससे कहीं ज़्यादा सख्त और चालाक हो। तुम जो ऐसी औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। ओह, तुम मुझसे पहले काफ़ी औरतें देख चुके हो? नहीं, इस मामले में मैं कोई ख़ास तजुर्बेकार नहीं हूँ। और उसने बातचीत का विषय बदल कर पूछा, बाहर से जिसने गोलियां चलाई हैं और अभी भी घात लगाए हुए है वो कौन है? पता नहीं। वो वही आदमी है जिसने पिछली रात तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। उसे तो जानती हो? नहीं। तो फिर वो तुम्हारी जान क्यों लेना चाहता है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? ये तो पता होगा ना, तुम्हारे पति की हत्या किसने की थी? क्या मतलब? सीधी सी बात है, उसकी हत्या तुमने की थी या तुम्हारे कहने पर बाहर मौजूद आदमी ने, या फिर तुम दोनों ने मिलकर? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं जान गया हूँ। क्या? वो आदमी इस सारे बखेड़े में तुम्हारा पार्टनर रह चुका है। अब ये बताओ, तुम दोनों में से रकम किसके पास है? मुझे कुछ नहीं कहना। कार में जो लड़की आई थी वो कौन थी? उसी से क्यों नहीं पूछ लिया तुमने? उसने मुझे इतनी लिफ्ट ही नहीं दी। तुम जैसे आदमी को कोई औरत लिफ्ट ना दे, मैं नहीं मान सकती। वो हंसी। विक्रम उसकी ओर ध्यान न देकर सोचने लगा। इस औरत के साथ वो खुद को भी मुसीबत में फंसा बैठा था। ये सब करना उसकी मजबूरी थी और इसका कोई अफसोस उसे नहीं था। लेकिन वो एक अच्छे मकसद के लिए ये सब कर रहा था। अपने उस मकसद के लिए इससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़े तो उसके लिए वो तैयार था। लेकिन जो वो चाहता था वो इस पर निर्भर करता था कि वो रकम उसके पास थी या नहीं। और उसे लगभग पूरा यकीन था कि रकम उसी औरत के पास थी। फिलहाल इस बात में अपने दिमाग खपाना बेकार था कि जौहरी की हत्या उसी औरत ने की थी या बाहर मौजूद आदमी ने, या फिर इन दोनों ने मिलकर। सर्द मिजाज वाली ये औरत बेहद चालाक तो थी ही, लेकिन गोलियां चलने के दौरान उसके विचलित न होने ने यह भी साबित कर दिया था कि वो निडर भी कम नहीं थी। इससे विक्रम को ये यकीन हो गया कि वो रकम उसी के पास थी, क्योंकि हालात से जाहिर था कि जौहरी की हत्या में वो दोनों ही शामिल रहे थे। और चालाक मिसेज जौहरी ने बड़ी सफाई से उसे धता बताकर रकम पर कब्जा कर लिया था। इसलिए अब वो मारा मारी पर उतर आया था। अब तुम क्या सोचने बैठ गए? विक्रम मुस्कुराया। तुम्हारे बारे में। देखो, तुम बता चुके हो कि तुम बच निकल सकते हो, तो तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूँ। और साथ में मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि मेरे बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए इस बारे में बहस करना अब बेकार है। और तुम भी इस बात को अच्छी तरह समझ लो, बार बार मुझे ताना देने से का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अगर तुमको ये बातें पसंद नहीं तो फ़ायदे की बात करते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ। कैसा ऑफ़र? अगर वो रकम तुम्हारे पास नहीं है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टी ये बेकार सर खपाई करने वाली बात होगी। इसलिए पहले ये बात साफ हो जानी चाहिए कि रकम तुम्हारे पास है या नहीं। वो मुस्कुराई। तुम्हारा बात करने का अंदाज काबिल तारीफ़ है। घुमा फिरा कर आखिर में इसी बात पर आ रुकते हो, और तुम इसे टालना चाहती हो। नहीं, तुम उस रकम की वजह से ही इस चक्कर में पड़े हो, और मुझे यकीन है तुम उसे हासिल कर ही लोगे।
अगर नहीं कर पाए तो मुझे अफसोस होगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो इस बारे में बात करने का फ़ायदा ही क्या है? सवाल ये नहीं है कि वो रकम मेरे पास है या नहीं, फिर क्या है? तुम काफ़ी समझदार हो, तो मैं अब से घंटों पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर वो रकम मेरे पास है भी तो भी मैं किसी भी कीमत पर ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम्हारी उस निशा सिंह को एक पैसा भी उसमें से मिले। विक्रम समझ गया कि अब तक उससे खुलकर बात न करने की असल वजह यही थी। जहन्नुम में गई निशा सिंह, अब उससे कोई मतलब नहीं रहे मुझे। क्यों? वो तो तुम्हारी पार्टनर है। है नहीं, थी। अच्छा, पार्टनरशिप कब ख़त्म हुई? जब मुझे पता चला कि उसने मुझे डबल क्रॉस किया था। खुलासा करके बताओ मुझे। उसने शुरू में ही मुझे मोहरा बनाने की कोशिश कर डाली। वो चाहती थी कि मैं चोर की तरह तुम्हारे घर में घुसकर बारीकी से वहाँ की तलाश लूँ। मुझे वहाँ भेजने के लिए उसने बताया कि तुम सलीमपुर में ही थी, लेकिन तुम अपने घर में मौजूद थी। अब वो इस बात को भी जानती थी। इस सूरत में अगर मैं पकड़ा जाता तो उसे फ़र्क पड़ना तो दूर रहा, उसकी इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। फिर उसका असली मकसद ये नहीं था। विक्रम ने असमंजसतापूर्वक उसे देखा। तो और क्या था? मिसेज जौहरी कटुतापूर्वक मुस्कुराई। अगर मैं तुम्हें अपने घर में रंगे हाथों पकड़ लेती तो क्या होता? मोटे तौर पर इसका सीधा सा जवाब है कि तुम किसी चोर की तरह भाग खड़े होते। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि अचानक बुरी तरह बौखला जाने पर या बचकर भाग जाने के लिए तुम मेरी जान ही ले लेते और इस तरह मेरा कांटा हमेशा के लिए निकल जाता और तुम खुद को ब्लैकमेल किए जाने की स्थिति में फंसा बैठते। विक्रम ने इस बारे में सोचा। असलियत ये थी कि इस किस्म का पागलपन किसी भी कीमत पर उसने नहीं करना था, लेकिन निशा सिंह ने ऐसी किसी संभावना पर विचार किया हो सकता था। मगर इसमें समझ न आने वाली बात थी कि निशा को मिसेज जौहरी की मौत से फ़ायदा तो शायद सिर्फ यही होता कि उसकी नफ़रत की आग बुझ जाती, लेकिन इस फ़ायदे के मुकाबले में नुकसान के तौर पर उसे 60 लाख रुपए की उस रकम को हासिल करने का ख्याल हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल देना पड़ता, जिसे पाने के लिए वो बुरी तरह मरी जा रही थी, क्योंकि मिसेज जौहरी की मौत के साथ ही उस रकम का पता लगाने की उम्मीद भी ख़त्म हो जानी थी। इसलिए मिसेज जौहरी की इस बात से सहमत वो नहीं था। इसके बावजूद इस बारे में मिसेस जौहरी से बात करने का या बहस करने की कोई तुक भी नहीं थी। तुम्हारी सहेली निशा सिंह ज़रूरत से ज़्यादा चालाक है, इसलिए मैंने उसका साथ छोड़ दिया और अब तुम किसी और का साथ पकड़ना चाहते हो। विक्रम उठकर खिड़की के पास पहुंचा। सावधानीपूर्वक बाहर देखा। मैदान में कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आया। वो वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हाँ, जानकर खुशी हुई, वो उपहासपूर्वक बोली। खुशी का इजहार करने के बजाय मतलब की बात करो। क्या वो रकम तुम्हारे पास है? हो सकता है। कहाँ है? मैंने कहा हो सकता है। बात को घुमाओ मत, सीधा और साफ जवाब दो। क्यों? मेरे मेरे मुझे तुम्हारे साथ देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सवाल दिलचस्पी का नहीं है, ज़रूरत का है। मतलब? अपने हालात पर गौर करो तो खुद ही समझ जाओगी। तुम्हारे सामने इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। जानबूझकर खुद को अनजान जाहिर मत करो। तुम्हें सब नज़र आ रहा है। फिर भी मैं बता देता हूँ, सुनो। अंधेरा होते ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और निकल भी जाऊँगा। उस हालत में तुम्हारा बाहर मौजूदा दोस्त अंदर आकर तुम्हारी छाती पर आ चढ़ेगा और तुम्हें गोलियों से छलनी कर देगा। तब 60 लाख की वो रकम तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अब तुम खुद ही फैसला करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है या नहीं। मिसेज जौहरी के चेहरे पर विचारपूर्ण भाव दिखाई देने लगे। तुम क्या चाहते हो? उसने अब संक्षिप्त मौन के बाद पूछा। और क्या है तुम्हारी ऑफ़र? पहले रकम के बारे में बताओ। हाँ, वो मेरे पास है। मुझे टालने या गोली देने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मिसेज जौहरी ने सर्द निगाहों से उसे घूरा। मैं बता चुकी हूँ, रकम मेरे पास है। विक्रम जानता था उसे कोई जल्दी नहीं थी। वो बराबर उस पर दबाव डालता रह सकता था। इस पर हमें इस ढंग से गौर करना होगा। वो गौर से उसे देखता हुआ बोला कि तुम ख़त्म हो चुकी हो। यह असलियत ये है कि हम दोनों ही इससे बखूबी वाकिफ़ हैं।
कच्चे धागे में बंधी दो दो नंगी तलवारें तुम्हारे सर पर लटक रही हैं। उनमें से कोई भी टूटकर गिर सकती है। अगर तुम्हारी तकदीर